प्रिय विद्यार्थियों, मैं दिग्विजय, सहाचार्य प्राणीशास्त्र विभाग, MLB राजकीय महाविद्यालय नोखा। आज के प्राणीशास्त्र व्याख्यान में जो हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसी को ही आगे बढ़ाते हुए पिछले व्याख्यान में भी हमने देह गुहा सिलोम के बारे में चर्चा की थी। आज एक बार पुनः उसी के बारे में रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये परीक्षा की दृष्टि से और हमारे बेसिस फंडामेंटल हमारे क्लियर हो उसके लिए। सबसे पहले हमने देह गुहा, बॉडी कैविटी कहा इसे, अंग्रेजी में इसे सिलोम कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती है, एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट और यूसिलोमेट। एसिलोमेट का अर्थ होता है, हम सब जानते हैं कि 3 प्रकार के जनन स्तर होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और इनके बीच में मध्य में पाई जाने वाली मीजोडर्म। अगर जंतु का शरीर जिसमें किसी भी प्रकार की कोई कैविटी न पाई जाती हो, अर्थात उसके एक्टो और एंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म उपस्थित हो, संपूर्ण स्थान मीजोडर्म द्वारा भरा हो, किसी भी प्रकार की कैविटी नहीं हो, उसे हम एसिलोमेट प्राणी कहते हैं। और चपटाकर्मी अर्थात फ्लैटवर्म्स तक ये सारे इसी श्रेणी में आते हैं। दूसरा है सूडोसिलोमेट, कूट देह गुहा। इन प्राणियों में देह गुहा होती है, लेकिन जो देह गुहा की आवश्यकता होती है कि वो मीजोडर्म द्वारा अस्तित्व होनी चाहिए, वो यहां नहीं होती। इसलिए मीजोडर्म द्वारा अस्तित्व न होने के कारण ये बॉडी कैविटी सीडोसिलोमेट कहलाते हैं सारे। डायग्राम को देखेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। इन सूडोसिलोमेट्स में एक विशेष प्रकार के हीमोसिलोमेट भी पाए जाते हैं। ये हीमोसिलोमेट, इनमें या तो वास्तविक देह गुहा रिड्यूस्ड होती है, या जितनी भी बॉडी कैविटी होती है वो रक्त द्वारा भरी रहती है। यह जरूरी नहीं है कि वह रक्त लाल रंग का हो, हल्के नीले रंग का रक्त भी पाया जाता है। और इसके उदाहरण है आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के जीव। उसके बाद में आती है यूसिलोमेट, वास्तविक देह गुहा। वास्तविक देह गुहा किसे कहा गया है? वह बॉडी कैविटी जो मीजोडर्म द्वारा अस्तित्व हो, उसे हमने वास्तविक देह गुहा यूसिलोमेट कहा है। डायग्राम की ओर ध्यान देंगे तो इसके अंदर एक्टोडर्म है, उसके बीच में ट्रू कैविटी है और फिर एंडोडर्म है। ये जो मीजोडर्म है ये 2 परतों के अंदर विभाजित है। जो बाहर की ओर एक्टोडर्म के नज़दीक होती है वो पेराइटल पेरिटोनियम कहलाती है, और जो एंडोडर्म के नज़दीक अंदर की ओर होती है उसे विसरल पेरिटोनियम कहते हैं। अर्थात पेरिटोनियम के 2 भाग हो गए, एक पेराइटल हो गया, एक विसरल। पेराइटल बाहर की ओर एक्टोडर्म की ओर, और विसरल अंदर की ओर एंडोडर्म की ओर पाई जाने वाली को कहते हैं। जिनके अंदर पेरिटोनियम पाया जाता है वो सब वास्तविक देह गुहा है। अब वास्तविक देह गुहा
ओरिजिन के बेसिस पर दो प्रकार की होती है, एक साइजोसिलोमेट और दूसरे एंट्रोसिलोमेट होते हैं। साइजोसील किसे कहते हैं? साइजो का अर्थ होता है स्प्लिटिंग। मीजोडर्म के स्प्लिटिंग द्वारा जो हमें देहगुहा प्राप्त होती है वो साइजोसिलोमेट कहलाते हैं, और जिनके द्वारा एंट्रोसील कैविटी द्वारा एक उभार एंडोडर्म के अंदर, एंडोडर्म का उभार एंट्रोसील बनाता है, और ये एंट्रोसील आगे चलकर वास्तविक देहगुहा बनती है। इसके अंदर जो विशेष बात ध्यान रखने की है वो है कि ये पाउच नुमा एंडोडर्म से बाहर उभार निकलते हैं, और इसके अंदर सीलोम के अंदर जो गैस्ट्रुला अवस्था में आर्केंट्रॉन पाया जाता है उसका भाग भी इसके अंदर पाया जाता है। यह इस प्रकार की सीलोम इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा में पाई जाती है। तो ये तो हुआ अपना सीलोम के बारे में। इसके बाद में अगला जो अपना टॉपिक है वो है सेगमेंटेशन, खंडीभवन। मैंने डायग्राम में बहुत स्पष्ट करके अंग्रेजी के अंदर आपको पॉइंट्स लिखकर दिए हैं। मैं अभी आपके सामने इसके बारे में विस्तृत रूप से हिंदी में भी आपको बताने वाला हूं, लेकिन इन पॉइंट्स के आधार पर आप बहुत अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। मैं रंगीन चित्र भी दिया है जो आपको स्पष्ट करता है कि ये सेगमेंटेशन दो प्रकार का होता है और दोनों में क्या भिन्नताएं हैं और क्या समानताएं हैं, ये दोनों आपके सामने डायग्राम के माध्यम से और पॉइंट्स लिखकर मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। खंडीभवन वर्गीकरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण गुण नहीं है। खंडीभवन का आशय है कि शरीर का खंडों में बटे होने का गुण, इसे अंग्रेजी में मेटामर्स कहते हैं। खंडीभवन एक मध्य जनन स्तरीय परिघटना है, अतः फीताकर में पाए जाने वाले देह खंडों की चर्चा यहां नहीं की जा रही, क्योंकि इस प्रकार का खंडीभवन में नवीन खंड अंतिम में उत्पन्न नहीं होते। चपटे कर्मी में मुकुलन से उत्पन्न नए खंडों के उत्पन्न होने से ही यह विखंडन उत्पन्न हुआ है, जिसकी तुलना सच्चे विखंडन से नहीं की जा सकती। खंडीभवन या समखंडीभवन दो प्रकार का हो सकता है। सतही खंडीभवन, जिसे हमने सूडो मेटामेरिज्म या सुपरफिशियल सेगमेंटेशन कहा है। सतही खंडीभवन होता क्या है? इस प्रकार का खंडीभवन में जंतु सिर्फ बाहर से सुखंडित दिखता है, परंतु अंदर से विभाजन नहीं होता। इस तरह का खंडीभवन कुछ सिलेंट्रेट्स, कुछ अन्य कूटगुहिक जंतुओं में पाया जाता है, जैसे टेपवर्म प्लेटीहेल्मिंथेसिस के अंदर। फिर मेटामेरिक सेगमेंटेशन, विखंडन। इस तरह के खंडीभवन में न सिर्फ बाह्य आवरण सुखंड दिखाई देता है, बल्कि खंडों के अंदर भी अंतरांग भी हर खंड में दूसरे की तरह दोहराए जाते हैं। इस कारण इसे विखंडन कहते हैं। उद विकास के दौरान दो प्रकार के इस तरह के खंडीभवन हुआ। एनिलिडा व आर्थ्रोपोडा में इस तरह के खंडीभवन देखने को मिलते हैं। आर्थ्रोपोडा में वयस्क रूपों में यह स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, परंतु जब संघों के सदस्यों को डिंब या लार्वा देखे तो इसकी उपस्थिति होने में कोई शंका नहीं रह जाती। इसी प्रकार जब हम दूसरे बार कोशरू के जीवों में खंडीभवन विकसित होता है। यह भी खंडीभवन स्पष्ट नहीं है, परंतु कशेरु को
तंत्रिकाओं, पेशियों का अध्ययन करते हैं तो इसकी पुष्टि की जा सकती है। मैंने भी में आपको बताने का प्रयास किया है कि मैमल्स के अंदर प्रेजेंस ऑफ रिब्स की उपस्थिति, वर्टिब्रल कॉलम और एब्डोमिनल मसल्स ये बार बार दोहराए जाते हैं, इसलिए ये उदाहरण है अपने सब खंडीभवन के। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है कि इस खंडीभवन का संघों के वर्गीकृत की दृष्टि से कोई महत्व नहीं है। हाँ, यह आशा अवश्य कहा जा सकता है कि इस आधार पर हम एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा को जो दीर्घ गुही होते हैं शेष दीर्घ गुही से अलग कर सकते हैं। इसके बाद में ये खंडीभवन के बाद में अंतिम अपना आता है सिफिलाइजेशन। सिफिल किसे कहते हैं? सिफिल किसे कहते हैं? हेड को, शीर्ष को। और लाइजेशन किसे कहते हैं? ये फॉर्मेशन की प्रक्रिया होती है। जब भी कोई नया जीव नए वातावरण में आता है तो उसको अपने आप को अनुकूलन, उस वातावरण के अनुसार ढालने की आवश्यकता पड़ती है। जो कोई भी बाहर चेंजेस हो रहे हैं उनके अनुकूल अगर वो ढलता है तभी वो जी सकता है। तो इसके लिए जो शीर्ष भाग होता है उसके अंदर सबसे अधिक सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। मनुष्य का ही उदाहरण ले तो अपने इसके अंदर आँख है, नाक है, कान है, ये सब अपने हेड रीजन में ही पाए जाते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स इस हेड रीजन में ही अपने को मिलते हैं। अरीय समिति वाले जंतु जब जलीय या अधिकांश स्थानबद्ध या जल की सतह पर निश्चल फ्लोटिंग अवस्था में रहते हैं, फिर भी अरीय समिति के कारण ये अपने चारों ओर जल से भोजन भी प्राप्त कर सकते हैं और वातावरणीय परिवर्तनों की संवेदना भी ग्रहण कर सकते हैं। इसके विपरीत द्विपार्श्वीय जंतु अधिकांश गमनशील होते हैं, इसलिए भोजन ग्रहण करने के लिए मुख तथा उद्दीपन को ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग का गमन में आगे रहने वाले छोर की स्थिति पर होना लाभदायक होता है। शरीर के इस छोर को अग्र तथा पिछले छोर को पश्च भाग कहा गया है। विकास के क्रम में इसीलिए शरीर के अग्र छोर पर सबसे अधिक संवेदी भाग शीर्ष हेड के रूप में क्रमिक विकास हुआ है। प्रमुख संवेदी अंग के केंद्रीकरण के साथ साथ शीर्ष में मस्तिष्क का उद्भव एवं कार्मिक विकास हुआ है। अग्र छोर के विपरीत पश्च छोर पर एक पूंछ के रूप में सामान्य भाग बन जाता है। तो अगर जीव को वातावरण में अपने आप को ढाल कर अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा करना है तो उसके अंदर संवेदी अंग अधिक से अधिक अग्र सिरे पर होंगे तो वो निश्चित रूप से उस प्राणी के लिए लाभदायक होते हैं। इसलिए ये सिविलाइजेशन जो शीर्षीकरण हुआ, इसके कारण प्राणियों को बहुत अधिक फायदा प्राप्त हुआ। अर्थात आज के इस टॉपिक सीलोम, सेगमेंटेशन और सिविलाइजेशन के साथ ही आज अपन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का चैप्टर पाठ पूरा करते हैं। विद्यार्थियों, इस चैप्टर के ऊपर मैं आपको प्रश्न दूंगा होम असाइनमेंट के रूप में। आप उनका हल करना। व्हाट्सएप पर मैं जितना कुछ बोला हूं वो वीडियो में हो सकता है साफ नहीं हो, लेकिन इसका पीडीएफ भी मैं आपके व्हाट्सएप पर उपलब्ध कराऊंगा। उसकी सहायता से आप प्रश्न पत्र हल करने की कोशिश करना। अगर फिर भी आपके किसी प्रकार कोई समस्या है तो आप निसंकोच मेरे से मोबाइल पर या व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।